हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है लिमडी हॉस्टल के पास से बोल रहा हूँ, वेरी गुड। लिमडी हॉस्टल आईआईटी बीएचयू में एक हॉस्टल है। मैं दूसरे हॉस्टल में रहता था। मेरा हॉस्टल था रमन। हॉस्टल का नाम था सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन। खैर, आई एम एडिक्टेड। क्या भाई? पवन शर्मा की क्वेरी है। कॉन्फिडेंस डाउन हो जा रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ये बात आपको बहुत, जैसे हम लोग तो इंडिया में रहते हैं, हमसे ज्यादा तो ये बात कोई समझता नहीं है कि जब भी परफॉर्मेंस प्रेशर आए, कुछ कर दिखाने का मौका आए, तो उसके साथ घबराहट और डर जरूर आती है। एंग्जाइटी आती है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या हम जो कर रहे हैं उसका कुछ फायदा भी होगा, या हम वैसे ही लड़े जा रहे हैं, हम वैसे ही परेशान हुए जा रहे हैं, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। सुबह उठ के मेहनत करते हैं, रात में अगर नहीं हुआ तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी, कुछ नहीं हाथ लगेगा। तो सर इसका कुछ क्या तरीका बताइए। तो हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारी प्रिय श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि यार तुम अपना जो फोकस है उसी पे करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, और तुम्हारे कंट्रोल में केवल तुम्हारा काम है। और फिर से वो बोलता हूं मैं मंत्र, हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अगर मृत्यु प्राप्त हुई तो सीधे स्वर्ग जाओगे, क्योंकि कर्म करते हुए मरे। और अगर जीत गए, जिंदा रहे, जीत गए, तो फिर यहीं पे स्वर्ग जैसा राज्य का तुम आनंद लोगे। तो यहां जो तुम्हें मिलने वाला है जेई के एग्जाम में, उसमें सिलेक्शन हुआ तो आपको तुरंत आईआईटी का टिकट, यानी कि यहीं के यहीं आपको अच्छा अच्छा सुख मिलेगा। और अगर किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आपने अपने आप को मेहनत करना इस प्रोसेस में सिखा दिया, आपने यही सिखा दिया कि यार रिजल्ट कुछ भी आए, मुझे अपना काम करना है, तो मैं गारंटी लेता हूं आप लाइफ में कभी अनसक्सेसफुल नहीं रहोगे, चाहे आईआईटी हो या नहीं हो। ये कहना बड़ा आसान है, अभी सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन क्योंकि हम 40-50 साल के हो लिए, हमारे साथ के बहुत सारे टीचर्स भी 40-50 साल के हो लिए, और हमारी लाइफ से लेकर हमने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, सबकी लाइफ में मैंने ये देखा कि जो बच्चा तो मेहनत करना सीख गया इस प्रोसेस में, चाहे सिलेक्शन बहुत अच्छा हो या थोड़ा खराब हो, या थोड़ी रैंक डाउन आए या अच्छी आए, ओवरऑल लाइफ में वो जरूर जीत रहा है। वो फाइनली जाके ऐसे मकाम में पहुंच रहा है जहां पे 11th-12th में बैठ के हम नहीं बता सकते थे कि ये बैठ पाएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी अपने उसका लिया, एक स्टूडेंट का, जो मुझे 20 साल बाद अभी फेसबुक में मिला और बोला सर मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, मेरे पास आपका नंबर नहीं था। और उसने बताया कि उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया, वो ऑफिसर है। यूपीएससी क्लियर करके, यूपीएससी मतलब आईएएस बन गया, ऑफिसर है। वो जयपुर में रहता है, और जब वो आया था तो गांव से था, उसको कुछ नहीं पता था कैसे तैयारी होती है, और बड़ी मेहनत करके बहुत ही खराब रैंक में उसका सिलेक्शन एनआईटी में हुआ, मतलब जयपुर की एनआईटी में शायद उसका सिलेक्शन हुआ था, और वहां से पढ़ के फिर वो आईएएस बन गया। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो किस डिपार्टमेंट में है, क्या कर रहा है, लेकिन जो बच्चा किसी गांव से आया था, जिसने कोई इंजीनियरिंग का नाम नहीं सुना था, एक छोटे से कोर्स के हिसाब से आया था, और ये सोच रहा था कि भाई हो सकता है कहीं कोई एडमिशन हो जाता हो कॉलेज में, उसको कोई इंजीनियरिंग का आइडिया नहीं, उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो कि उसने कुछ करी हो लाइफ में, पहले से उसको आइडिया हो, उसके पेरेंट्स पढ़ाते हो, कुछ नहीं। हिंदी मीडियम का बच्चा, उसको कुछ समझ में भी ज्यादा जल्दी से आता नहीं था। लेकिन यार एक बार उसको ये पता चल गया कि ये प्रोसेस में मेहनत करने से कुछ ना कुछ हासिल जरूर होगा, कुछ अभी होगा कुछ बाद में होगा। और जो जितने ज्यादा लालच कर रहा है अभी कि सर अभी मैं भर जाऊं, अभी मेरे सब हो जाए, वो फिर बाद में नहीं मिलेगा।
इसलिए आपका जो ग्राफ है वो ये कहो भगवान से कि भगवान हमको जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय दे देना, जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा। आज मेरा टेस्ट में 4 नंबर कम आया, मेरे एक्सपेक्टेशन से 20 नंबर कम आया, लेकिन आज मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, आज मैं फिर से मेहनत करूंगा, वो नंबर बढ़ाने की कोशिश करूंगा और उसको एक्सेप्ट करूंगा कि यार नंबर कम आ गया तो आ गया, बस कोशिश करते रहेंगे। सर कोशिश करने से भी नहीं बढ़ रहे, कोई बात नहीं है, ये मान के चलो नहीं बढ़ेंगे, फिर भी कोशिश करनी है, अगली बार फिर कोशिश करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर हमारा काम ही यही है। सोचिए अगर कोई ये मान ले कि ये हमारा काम है, यही लाइफ है, यही करना है, तो फिर दुख काहे का? हमारी जो नाक है बीच में है, हमको दुख होता है क्या सुबह उठ के? नहीं, हमने मान लिया ना नाक ऐसी बीच में रहेगी, कान तो किनारे दिए हैं भगवान ने, नाक भी किनारे देते, हमारा मुंह एकदम एकदम प्लेन सपाट होता, चिकना होता, कितना बढ़िया लगता, बिल्कुल स्मूथ होता, बीच में नाक ऐसी उठा दी, क्या फायदा हुआ? अरे भाई हमने एक्सेप्ट कर लिया, कभी कोई पूछता है कि नाक बीच में ही क्यों डाली? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बड़े हो जाओगे आप भी एक्सेप्ट करोगे। जैसे कि हम इनकम टैक्स देते हैं, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, इसको रो के दे लो या हंस के दे लो, इनकम टैक्स देना है, आप कमा रहे हैं, आपको इनकम टैक्स देना है। आप थोड़ी बहुत चोरी कर सकते हैं, वो भी आगे नहीं होगी, चोरी करने से आपको मजा भी नहीं आएगा, इनकम टैक्स देना है तो देना। अगर इनकम टैक्स बढ़ा दिया सरकार ने तो मेरे कौन से कंट्रोल में? अगर मैं खुद सरकार नहीं हूं तो मेरे कंट्रोल, जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए मैं नहीं रोता। समझ रहे हैं? आपके फादर कितना कमाते हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आप इसके लिए नहीं रो सकते हैं कि अरे यार मेरे फादर ज्यादा कमाते होते तो आज मेरी लाइफ बेटर होती। अरे यार वो तुम्हारे कंट्रोल में थोड़ी ना है, तुमको अगर उनके कम कमाने से प्रॉब्लम है तो तुम खुद कमा लो, वो तुम्हारे कंट्रोल में है। तो अगर सोचेंगे अच्छा तो होगा अच्छा, कोशिश करते रहिए यार। आप ये मान लीजिए यही हमारा काम है, बहुत सारी चीजों में मैं मान के चलता हूं यही काम है हमारा, तो कभी दुख नहीं होता। जैसे कभी भी मैं पढ़ाने आता हूं, मुझे कोई ऐसे नहीं होता अरे यार क्लास लेनी, अरे मेरा काम है भाई, इससे मुझे पैसे मिलते हैं, इससे मेरी घर चलता है, इससे मेरी अच्छी लाइफ चलती है, इससे मैं चीजें खरीद पाता हूं, इससे मैं लोगों की मदद कर पाता हूं, इससे अपने पेरेंट्स को पैसे भेज पाता हूं। तो कभी भी मैं अपने काम के लिए ऐसे परेशान नहीं होता कि अरे यार क्लास। तो आप जाके देखना, मैं जो अपने नॉर्मल बैचेस हैं उसकी क्लास सुबह 5 बजे 4 बजे लेता हूं। कई बच्चों ने देखा होगा मैं उनके डाउट 5 बजे 5:30 बजे बताता हूं, उनके मैसेज आप चेक करना, मेरे जो वो होंगे डाउट के डिस्कशन, वो 5 बजे 4 बजे के भी होंगे आप लोगों के पास, कई लोगों के पास होंगे आप में से, कि आप लोग ने रात में 12 बजे कोई डाउट भेजा और मैंने सुबह 4:30 बजे उसको रिप्लाई किया, क्योंकि मैं 4 बजे सुबह उठता हूं। और कई बार मैं क्लास सुबह 5 बजे रखता हूं, 5 बजे 5 बजे 4 बजे क्लास रखते हैं, रात में 12 बजे क्लास रखते हैं, कभी उफ नहीं होता। इसलिए जो चीज है उसको एक्सेप्ट करो, उसमें फाइट मारना ही हमारा धर्म है, वही करना है, बस लगातार फाइट मारते रहो यार, फाइट मारना ही काम है। एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइट हो गई, सिलेक्शन होएगा, सफिशिएंट से कम रह गई तो वो किसी और चीज में ऐड हो जाएगी, ऐसा है ये। ठीक है सर, आपकी लाइफ तो सेट है, ऐसी सेट भी नहीं है। अच्छा चलो एक और चीज बताता हूं, आप थोड़ा दुखी हो जाएंगे लेकिन सुन लो। अभी आज तो नहीं, पिछले 1 हफ्ते से मैं कोविड पॉजिटिव था, आपको बताया मैंने? पता चला आपको? नहीं पता चला? कोई क्लास छोड़ी? नहीं छोड़ी, उल्टा मैंने 1-2 एक्स्ट्रा वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिए। जो करना है वो करना है यार। किसी दिन बहुत खराब हो जाएगा, तबीयत खराब होती है तो छोड़ते हैं क्लास, चलो मजबूरी है। जैसे दांत टूट गया, छोड़नी पड़ गई क्लास, क्या करें, दांत टूट गया, इतना फूल गया मुंह, लेकिन कोशिश यही कर रहे हैं कि जो चीज हो जाए उसमें अपनी पूरी मेहनत हो जाए, जो चीज कर सकते हैं अपना बेस्ट करें, हमारे बच्चों को कुछ भी फायदा हो जाए तो मजा आ जाए, कुछ भी ऐड हो जाए उनकी तैयारी में तो आगे चले जाएंगे लोग। ऐसे ही करना है यार, ऐसे ही करो, ठीक है? ये मैंने कई बार पहले भी आपको बताया। चलिए लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन मैंने दिया था, जल्दी से इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है लॉन्ग सर्कुलर ट्यूब ऑफ लेंथ। ये जो सर्कुलर ट्यूब है, ये ट्यूब में करंट ऐसे फ्लो हो रहा बच्चों, ऐसे ये करंट फ्लो हो रहा है, ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा। सर कल जो आपने पिकासो वाली डायग्राम ड्राइंग बनाई थी उसमें भी करंट ऐसे गोल गोल ही घूमा था, याद होगा आपको? ये उसमें भी ऐसे गोल गोल करंट घूमा था, वैसे ये है। समझ लो कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें करंट घूम जाए वो सोलेनॉइड होता है,
और सोलेनॉइड में भी करंट ऐसे गोल गोल घूमता, बट उसमें वायर लपेटे होते हैं, इसमें वायर लपेटा नहीं है, इसमें बस इसके मेटल में ही करंट फ्लो हो रहा है। सोलेनॉइड की तरह लें तो म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर, और एन आई जो होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और करंट होता है आई एक टर्न का, तो यानी कि करंट पर यूनिट लेंथ हो गया, टोटल करंट पर यूनिट लेंथ। सोच के देखो मैंने क्या लिखा, ये है आई और ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हर टर्न का करंट आई है, तो टोटल करंट हो गया ये पर यूनिट लेंथ का। तो यहां पे करंट इन द वायर दिया हुआ है, करंट आई दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया करंट आई, लेकिन इसका लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर का, तो करंट पर यूनिट लेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर सोलेनॉइड की तरह इसमें ऐसे बनेगा, तो यही मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा इस छोटे सर्कल से, तो फ्लक्स थ्रू छोटा सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट आई बाई 10। लेकिन इसका नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया होगा शायद, वायर लूप ऑफ रेजिस्टेंस 0.05 एंड रेडियस 0.1, तो रेडियस की जगह 0.1 रखेंगे और रेजिस्टेंस को बाद में हम ले लेंगे, तो हमारा जो आंसर ये ऐसे पाई 0.1 का होल स्क्वायर इंटू म्यू नॉट आई, आई की जगह लिख दिया है आई नॉट कॉस 300t अपॉन 10। और क्या है इसमें, और अगर ये फ्लक्स हो गया, फ्लक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 300 और बाहर आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई नॉट 300 पाई इंटू 10 का पावर -2 डिवाइडेड बाय 10 कॉस 300t डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 0.005 यानी कि 10 का पावर 3, 5 इंटू 10 का पावर -3, ऐसा हो गया भाई। तो म्यू नॉट आई नॉट को हमने बाहर रखा, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दिया, साइन साइन हो जाएगा, साइन 300, इससे कंपेयर कर देते हैं, तो हमारा आंसर 300 20 ये गए, 10 का पावर -2 10 का पावर -3 से कैंसिल हो गया, -1 बचा, वो 10 से कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 300 पाई, नीचे बचा 5, ऐसा है क्या? अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, ये तो हमने करंट निकाला। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू करंट। एरिया का वैल्यू है पाई, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू लिख दिया 10 का पावर -2, और करंट का वैल्यू लिख दिया 300 पाई बाई 5, तो 10 का पावर -2, ये 2 0 से कैंसिल हो गया, ऊपर बचा पाई स्क्वायर, 3 पाई स्क्वायर बाई 5, पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 10 लिख दिया, 30/5 आंसर आया 6। ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ये तो करंट आया था, करंट। अगर ये करंट कैरिंग कॉइल है तो इसके एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। फॉर्मूला होता है NIA। नहीं, कुमार अनुराधे पूछ रहे हैं कि सर लेकिन हॉलो सिलेंडर के अंदर तो करंट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। हॉलो सिलेंडर में अगर लेंथ के अलोंग करंट चले, ऐसे करंट चले, ऐसे अलोंग द लेंथ, तब मैग्नेटिक फील्ड अंदर 0 होता है। यहां पे हॉलो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पे देखो लिखा हुआ है करंट इज फ्लोइंग अलोंग इट्स कर्व्ड सरफेस, ऐसे गोल घूम रहा है, ऐसे गोल घूमेगा करंट तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट बनेगा।
और करंट अगर स्ट्रेट चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड गोल बनेगा, लेकिन स्ट्रेट करंट चलेगा और हॉलो सिलेंडर है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बाहर मैग्नेटिक फील्ड। इस रेडियस का क्या काम है ऐसा पूछ रहे हैं। ये रेडियस का काम ऐसा है कि जिससे ये पता चल रहा है कि अंदर का बन गया, अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो केवल ये वाला एरिया लेना पड़ेगा। अगर इस सिलेंडर से बड़े रेडियस का कॉइल होता और सिलेंडर का रेडियस हमको नहीं दिया होता तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये कॉइल का जो रेडियस है ये अंदर ये बाहर है। हालांकि डायग्राम दिया हुआ है इस पिक्चर में, लेकिन हमको ये क्लियर भी हो गया कि सिलेंडर का रेडियस ज्यादा है और अंदर का रेडियस कम है, तो अंदर के रेडियस के हिसाब से हमने मोमेंट वो निकाला है, करंट, फ्लक्स। देखो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो फ्लक्स आ गया। इस फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दिया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। उसको ये रेजिस्टेंस 0.005 से डिवाइड कर दिया तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कर दिया तो करंट आ गया। करंट को फिर से पाई आर स्क्वायर इंटू आई, क्योंकि अगर कोई कॉइल है आर रेडियस का और उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट आई हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस से निकाला और करंट आई को मल्टीप्लाई कर दिया एरिया से तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। हाँ, ये वाले सवाल में लिखा है कि ये साइड 1 मीटर का है, ये साइड 1 मीटर का, ये साइड हाफ मीटर का है। मतलब ये वाला एरिया हो जाएगा हाफ और ये वाला एरिया हो जाएगा 1। अब यहां पे 1 टेस्ला पर सेकेंड की पर यूनिट चेंज हो रही, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो अगर इसको dB बाई dt से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर बैटरी बन जाएगा 1 वोल्ट का और इधर बैटरी बन जाएगा आधा वोल्ट का। फिर बोल रहा है कि इसमें रेजिस्टेंस भी दिया 1 ओम पर मीटर, तो ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर मतलब इधर के रास्ते का रेजिस्टेंस हो गया 3 मीटर और ये हाफ मीटर 1 मीटर हाफ मीटर, इधर के रास्ते का रेजिस्टेंस हो गया 2 मीटर और बीच का रेजिस्टेंस हो गया 1। तो ये 3 ओम, ये 2 ओम और बीच में 1 ओम। तो मैंने इधर एक बैटरी लगाया 1 वोल्ट का और 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया 1 ओम का और साइड में एक बैटरी। देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो ऐसे बनेगा। मतलब ये बैटरी ऐसे बना दी है। देखो ये क्लॉकवाइज करंट एंटी क्लॉकवाइज बनाना चाहता है, अंदर वाला फील्ड बढ़ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराने वाला बैटरी बना दिया, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे नेगेटिव टर्मिनल ऊपर। ऐसे इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज करंट बनाने वाला बनाएंगे तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर नेगेटिव टर्मिनल नीचे। तो इसका पॉजिटिव नीचे और नेगेटिव ऊपर है, इसमें पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, और ये आधा 1 और हाफ, हाफ 1 हाफ मिला के 2, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, बीच में 1 ओम। तो आप कहेंगे सर ये तो हमने सुना हुआ है कि 3 ऐसे रास्ते होते हैं तो पैरेलल बैटरी बन जाती है, उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, उससे हर एक का करंट निकाल लेंगे। लेकिन ये सर बैटरी नीचे मुंह है, इसका मुंह ऊपर की तरफ है, ये आधा 0.5 वोल्ट की बैटरी है, तो मैं कह रहा हूं इसका भी मुंह नीचे कर लो। जैसे एक बैटरी हो गई 1 की, बीच वाले ब्रांच में कोई बैटरी नहीं है और इधर वाले ब्रांच में भी नीचे मुंह बना दिया बैटरी का और इसको लिख दिया -0.5 वोल्ट की बैटरी। तो ये 1 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, -0.5 की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है और बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस है। इफेक्टिव ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे को इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। वही पोटेंशियल डिफरेंस हर रास्ते के अक्रॉस करके हम यहां पे करंट निकाल सकते हैं। आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपसे भी हो जाएगा। ये एडवांस का ही सवाल है, देखो 5 नंबर का आया भी हुआ है। तो आप अगर इस बैटरी को देखेंगे तो ये 1/6 हो गया और ये 11/6 हो गया। ये +3 + 2
11। अच्छा 1/4 है, तो ये आ गया 1/12 इंटू 11/6, कैंसिल किया तो 1/22। तो F से E वाले रास्ते में देखो करंट भी यही, क्योंकि यहां का रेजिस्टेंस 1 है और F से E के रास्ते में रेजिस्टेंस 1 ओम है और पोटेंशियल डिफरेंस 1/12 है, तो करंट 1/12 ही 1/22 वोल्टेज है 1/2। देखो वही मैं एक आंसर चेक कर रहा था, कोई एक आंसर मैच कर रहा है क्या, तो ये सॉल्व हो जाएगा आपसे। दोनों बैटरी का डायरेक्शन सेम साइड में होगा, नहीं भाई देखो ना, यहां पे हमने एक बैटरी बनाया ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट है, क्योंकि अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज बनाया। इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ऊपर, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। मालूम ही नहीं पड़ रहा कहां खो गए आप लोग। कल के क्लास में मैंने बताया कि आपको इसमें dV/dt दिया है, यहां पर भी dV/dt दिया है। dV/dt का 1 मतलब 1 टेस्ला पर सेकंड दिया, इसमें भी 1 टेस्ला पर सेकंड दिया, दोनों में सेम है। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, इसमें भी इनटू द प्लेन है। अब मैंने बोला कि इतने लूप का इंड्यूस्ड ईएमएफ कोई निकाल सकता है कि आपने बोला इसका एरिया इंटू dV/dt कर दो, तो मैंने बोला E1 का वैल्यू हो गया एरिया A1 इंटू dV/dt। बहुत ही मुश्किल फॉर्मूला लगाया है, किसी को नहीं पता था ये। और एरिया का वैल्यू ये 1 साइड है, ये लेंथ भी 1 है, 1 इंटू 1 करा तो 1 हो गया, और dV/dt का वैल्यू भी 1 है, तो 1 वोल्ट की बैटरी आ गई। ऐसे ही यहां पे ये हाफ का साइड है, ये 1 का साइड है, तो एरिया का वैल्यू है 1/2, यानी आधे वोल्ट की बैटरी ये आ गई। फिर मैंने कहा इसके बैटरी का डायरेक्शन देखें, तो आप कहते भाई इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट अगर ऐसे फ्लो कराने वाली बैटरी बनानी है और इस रास्ते पे या यहां तीन में से किसी एक रास्ते पे लगानी है, तो आप कहेंगे जी ऐसा बनाओ कि पॉजिटिव टर्मिनल नीचे दिखे और नेगेटिव ऊपर दिखे, जिससे कि करंट ऐसे चले, तभी तो करंट ऐसे चलेगा। इसमें ऐसे करंट फ्लो कराने वाली, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज वाली बैटरी बनानी है, लेकिन इधर राइट वाले उसमें बनाना है, तो ये हो गया। फिर मैंने कहा अगर दो बैटरी और रेजिस्टेंस आ गए और हर रास्ते का रेजिस्टेंस 1 ओम पर मीटर है, तो ये बैटरी जो मैंने लगाई इसके साथ 3 ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम ये, 1 ओम ये, 1 ओम ये, तीनों सीरीज हैं, तो 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। आप कहीं और रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे। फिर इस बीच वाले रास्ते का लेंथ 1 मीटर है, 1 ओम कर दिया। फिर इधर वाले रास्ते में फिर इसको भी हमने 2 ओम कर दिया, और यहां बैटरी है 0.5 का। आपको पता है कि बैटरी अगर अपोजिट सेंस में लगे हो तो एक को प्लस लेंगे तो दूसरे को माइनस लेंगे, इसको प्लस लेंगे तो दूसरे को माइनस लेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको भी पलट दिया और ऐसे ही बना दिया कि भाई ये सब बैटरी एक ही सेंस में, और ये -0.5 लिख दिया, और ये मैंने 1 वोल्ट लिख दिया। इसमें 3 है, ये 1 है, ये 2 है। फिर मैंने ई इफेक्टिव का आंसर निकाला, तो 1/3 माइनस 0.5 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1 प्लस 1/2। ये सब सॉल्व किया तो 1/22 आ गया। 1/22 मतलब हायर पोटेंशियल इस साइड है, तो 1/22 मतलब ये पॉइंट को अगर मैं 0 वोल्ट बोल दूं तो इस पॉइंट का वोल्टेज 1/22 बोलना पड़ेगा। अगर ये 0 वोल्ट है तो यहां पे 1 वोल्ट हो गया और यहां पे 1/22 हो गया। तो मैंने कहा इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस है 1 - 1/22 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 3 कर दिया, तो करंट I1 देखो इस रास्ते का करंट आ गया, वही करंट इसमें भी होगा, वही करंट इधर भी होगा। तो हर ब्रांच का करंट निकालना है, तो ये हो गया 21/22 अपॉन 3 से ये कैंसिल करा, 7 हो गया, तो आया 7/22। ये आ गया एक इस ब्रांच का करंट। यहां से करंट ऐसे जा रहा होगा, I1 करंट हो गया। ऐसे ही यहां पे 1/22 है, यहां 0 है, तो 1/22 - 0 अपॉन 1 करेंगे
तो करंट भी 1/22 एम्पियर ही दिखेगा। तो यहां से आ रहा है करंट 7/22, इसमें गया 1/22, तो आगे वाले रास्ते में कितना जाएगा, आप अगर सब्ट्रैक्ट करें तो भी आ जाएगा 6/22। नहीं तो आप इधर से आ सकते हैं, ये आए 0, इस पॉइंट का 0 है तो इसका हो गया -0.5 और इसका है 1/22। तो यहां पे ये हायर और ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं तो 1/22 -0.5 को 1/2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस लिख दिया 2। ये I3 करंट निकाल रहा हूं, हालांकि हमें I3 करंट माइनस करके वैसे भी आ चुका है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं जिससे कि आप लोग रोने नहीं लगो। तो इधर का एलसीएम हो गया 22, नीचे 2 अलग है और यहां पे लिख दिया 1 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, -0.5 है, मतलब 1 माइनस -0.5 करा तो प्लस हो गया, तो ये 11, तो आ गया 12/22/2, इसको कैंसिल कर दिया, 6 आ गया, आंसर आया 6/22। यहां पे हमने लिखा भी 6/22 है। और बताओ इससे भी आसान कोई सवाल हो सकता है? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पूरा स्पून फीडिंग करा दिया, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कुछ हो समझ में नहीं आ रहा तो भैया अब आपको दूसरे क्लास की जरूरत पड़ेगी, मेरे तो बस की नहीं है। अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट। रूल ये है कि जैसे ही कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदलेगा, वहां पे कोई भी लूप लेने पर उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता है वैसा टर्म आ रहा है। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से बनता है। तो हमने अब यहां पे एक कंक्लूजन निकाल दिया कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इन अ रीजन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, वेयर मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद टाइम। बहुत सारी चीजें इसमें सीखी जा सकती है, लेकिन आप ज्यादा खींचना नहीं इस टॉपिक को, वरना कंफ्यूज होते ही रहोगे। वेरीज विद टाइम, आपको यह मान लेना है, क्या मान लेना है कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है वहां अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। कौन बनाता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? ये जादू से बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जहां बदला वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ये काउंटर बैलेंसिंग टॉपिक है, जो कि काउंटर बैलेंसिंग टॉपिक है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे हम कहते थे कि रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और चलता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। तो चलता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनाता? आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल बनाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज अगर चलेगा तो उसका डिस्टेंस हर पॉइंट से बदल जाएगा, तो जहां पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था उससे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इसका मतलब है अगर किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है तो वहां पे चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब उसका उल्टा बोलो, एक मैग्नेट है, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और वो बिल्कुल फिक्स मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है किसी भी पॉइंट पे, लेकिन अगर मैग्नेट को चलाओगे तो वो बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में जादू से क्या बनता है? अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जाता है। तो आपको यह मान लेना है कि बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बदलता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है वहां मैग्नेटिक फील्ड बनता है। किस तरीके का बनता है? फॉर्म्स क्लोज लूप एंड नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। तो अगर मैं आपको यह बोल दूं कि मेरे पास एक ऐसा रीजन है जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यह मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, तो यहां पे मैंने एक इमेजिनरी लूप ले लिया और इस लूप में, इमेजिनरी लूप है ये, कोई वायर का लूप नहीं है, कोई भी ऐसे इमेजिन कर लिया, पेंसिल से मैंने एक रास्ता बना लिया। मैंने बोला इस लूप के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, आपने कहा हां हो रहा है।
मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो आपने कहा इस लूप के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है उसका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फैराडे बोलता है जब भी फ्लक्स इंक्रीज होगा तो डिक्रीज कराता हुआ एक करंट बनेगा। यहां पे कोई वायर नहीं है, करंट बनेगा नहीं, लेकिन एक ऐसी टेंडेंसी जरूर बननी चाहिए जिससे कि अगर वायर हो, देखो वायर रखने से वायर के अंदर कोई जादू तो है नहीं कि वायर के अंदर रखे हुए इलेक्ट्रॉन को अपने आप समझ में आ जाएगा कि फ्लक्स चेंज हो रहा है जी, चलने लगो। फिर से सुनो, एक वायर का लूप रखने से इसमें खटाखट करंट फ्लो होता है, तो वायर को थोड़ी ना पता है कि बाहर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हो। अगर वायर का लूप मैंने रखा और यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दिया तो वायर को तो चलाया नहीं, वायर में तो कोई मोशनल ईएमएफ आया नहीं, वायर में तो कोई मैग्नेटिक फोर्स लगा नहीं, तो वायर के अंदर के इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चल जाता है कि उसको राइट में चलना है, या पॉजिटिव चार्ज को पता चल जाता है उसको लेफ्ट में घूमने लगना है? उस चार्ज को पता तभी चलता है क्योंकि यहां पे वायर लूप रखने से पहले ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है। तो यानी कि जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो, जैसे इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, तो यहां पे अपने आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म या पुराने चार्ज जैसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो मैंने वायर का लूप रखा, इसके ऊपर वाले हिस्से पर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जा रहा है और इधर नीचे जा रहा है, इधर राइट में आ रहा है, इधर ऊपर जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सब जगह मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा बनता। मान लीजिए हम ऐसा मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह एक जैसा बन रहा है, तो ऊपर वाले वायर में भी लेफ्ट में धक्का देता चार्ज को, और नीचे वाले वायर में भी लेफ्ट में धक्का देता। अगर दोनों में बराबर धक्का देता तो ना चार्ज इधर से फ्लो करता ना इधर से। लेकिन करंट फ्लो होना एक फैक्ट है, ये फैराडे ने पहले ही देख लिया कि फ्लक्स किस वजह से चेंज होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट फ्लो करेगा। यह पहला फैक्ट हो गया। लेकिन यहां फ्लक्स चेंज करने के लिए हम रॉड को चला नहीं रहे, हम वायर को चला ही नहीं रहे, तो मोशन की वजह से कुछ नहीं हो रहा, इसलिए मोशनल ईएमएफ तो नहीं हो सकता। तो फिर सर कहां से आया? तो उसमें फिर यही माना गया कि ये जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बदलोगे वहां पे अपने आप अंदर से ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। यानी कि अगर इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड बदल रहे हैं, अब कैसे बदल रहे हैं? मान लीजिए कुछ चारों तरफ से मैग्नेट पास लाता हूं और फिर दूर ले जाता हूं, फिर पास लाता हूं फिर दूर ले जाता हूं, या पास ही ला रहा हूं बस। अगर मैग्नेट को पास ला रहा हूं और मैं कह रहा हूं देखो इस रूम में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, तो जहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वहां पे अपने आप चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के सर्कल सर्कल बन जाएंगे। सर्कल ही क्यों बनाने? क्योंकि कोई भी क्लोज लूप रखते हैं तो कोई भी क्लोज लूप रखते हैं तो अपने आप करंट फ्लो करने लगता है। हां, ये देखिए हिमांशु वर्मा ने कहा सर लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते। ये स्टेटमेंट गलत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इसका नाम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाम भी वही है, देखो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये एक अलग टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है जो क्लोज लूप बनाता है, इसका नाम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये नॉर्मली नहीं बनता, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने पर अलग टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, उसको याद करना है। अगर कोई कहता जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की लाइंस क्लोज होती हैं क्या? कभी मत मानो। अगर वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है, अगर नेगेटिव नहीं मिले तो इंफिनिटी पे खत्म होती है। वो हमेशा लाइन चलती है, कभी भी लौट के घूम के अपने पुराने उसमें नहीं ज्वाइन करती लाइन में। पॉजिटिव से चलेगा नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा। यहां पे क्लोज लूप बन रहा है जैसे मैग्नेटिक फील्ड का था। तो आपको सिंपल रखना है। क्या सिंपल रखना है? कि ये अगर न्यू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चार्ज वाला फील्ड, चार्ज वाला फील्ड, चार्ज वाला नहीं है, ये अलग है। इस फील्ड में क्लोज लूप बन रहे, नॉन कंजर्वेटिव है।
बिल्कुल सही कहा। बोल रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आएगा तो उसमें यही वाला आएगा। हाँ, अब कह रहे हैं कि ये नॉन कंजर्वेटिव कैसे है। देखो, अगर ये क्लोज लूप बनाता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाता है, तो जब मैं किसी एक पॉइंट से चल के और यहां से चल के वापस इसी पॉइंट पे आऊंगा, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे चल रहा है, यहां डीएल करा, तो ई डॉट डीएल का आंसर पॉजिटिव आया, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे और हम भी नीचे चल रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, हम भी राइट में चल रहे हैं, यहां पे भी ई डॉट डीएल का आंसर पॉजिटिव आएगा, यहां पर भी पॉजिटिव आएगा और यहां पर भी पॉजिटिव आएगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्लोज लूप में चल रहा है और हम भी उसी क्लोज लूप में अगर चल के वापस जाएं, तो फिर हर जगह पर ई डॉट डीएल पॉजिटिव आता जाएगा और चारों पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव आएगा, जीरो नहीं आएगा। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक लाइन से आगे जाते थे और दूसरी जगह से जब पीछे आते थे, तो एक जगह ई डॉट डीएल पॉजिटिव होता था, दूसरी जगह ई डॉट डीएल नेगेटिव होता था, वापस आते थे तो पॉजिटिव नेगेटिव का सम यहां जीरो हो जाता था। हम बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो है। याद रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस वाला टर्म इस फील्ड में डिफाइंड नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, और ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। इसका शेप लूप्स है, क्लोज्ड लूप्स हैं, और ये बात दोनों याद रखनी है आपको। क्या सवाल पूछा गया जेई में? देखो, ऐसा सवाल पूछा, ये तो हम करेंगे अभी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सवाल ऐसा पूछा गया कि अगर हमने ये ऐसे बना दिया और पूछा बताओ ये कौन सा वाला फील्ड है, ये कौन सा वाला फील्ड का शेप चल रहा है। आंसर था इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ, एंड चौथा था ग्रेविटेशन। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ है ये, समझ गए। ये सवाल ऐसे दो बार आ चुका है, एक बार क्लोज लूप बना के चार तरह का फील्ड दे दिया, बोला ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। बोल रहे इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी, बस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों में अंतर केवल नाम का है, नेचर का है, लेकिन बोलते दोनों को ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इनमें चार्ज को रख दो तो चार्ज फील्ड लाइन के अलोंग फोर्स लगने लगेगा, चार्ज को रखेंगे पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड लाइन के अलोंग फोर्स लगने लगेगा। वरुण सिंह का कहना है कि तो फिर इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनेगा। नहीं भाई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। बहुत सही बोले वरुण सिंह। अगर ई डॉट डीएस पूछा जाए और यहां पे लिख दिया जाए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर आपको क्या लिखना है, चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना, जीरो लिखना है। लेकिन क्या चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे चार्ज एनक्लोज्ड भी जीरो ही होगा। जहां पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं वहां पे चार्ज नहीं है, वहां पे क्या है, वहां पे मैग्नेट पास आ रहा है, दूर जा रहा है, या मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। क्या खेल समझ में आ रहा है? तो जो ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या वो लॉ अब नहीं लगेगा? वो लॉ अभी भी लग रहा है, क्योंकि यहां पे चार्ज है ही नहीं, तो क्यू एनक्लोज्ड का वैल्यू भी जीरो है। तो ये आंसर जीरो उस हिसाब से भी आप बोल सकते हैं। इसलिए गॉस लॉ में यहां पे कोई ऐसे नहीं बोला ई डॉट डीएस इक्वल टू समथिंग, उसने चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट बोला। यहां पे बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर बन रहा है, लेकिन अगर क्लोज लूप, क्लोज्ड डिब्बे में, क्लोज्ड सरफेस पे अगर लोगे तो ई डॉट डीएस जीरो आ जाएगा। खेल समझ गए क्या? तो आपको नया गॉस लॉ बनाने की जरूरत नहीं, गॉस लॉ पुराना वाला ही चलता रहेगा, क्योंकि यहां पे चार्ज एनक्लोज नहीं है, तो ई डॉट डीएस का वैल्यू जीरो हो जाएगा। मतलब आपको ये चिंता नहीं करनी सर गॉस लॉ लगाएं कि नहीं लगाएं, गॉस लॉ लग रहा है, चार्ज एनक्लोज नहीं। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द चेंजिंग सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड बी। यानी एक ऐसा रीजन है सिलिंड्रिकल जिसमें एक्सिस के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, लेकिन ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है। यानी सब जगह एक ही मैग्नेटिक फील्ड है, बट वो टाइम के साथ बदल रहा है। जैसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 5 है, तो सब जगह 5 है।
अगर ये एक वैल्यू बदल के 6 हो गया तो सब जगह 6 हो जाएगा, 7 हो गया तो 7 हो जाएगा, यानी टाइम के साथ बदल रहा है लेकिन पोजीशन के साथ नहीं बदल रहा। ये रेडियस आर का एक सर्कुलर रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और बाहर 0 है। यहां पूछा यहां सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बनाओ। क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल डायग्राम है इसलिए मैंने आर रेडियस पे एक इमेजिनरी लूप बना दिया। तो कहा इमेजिनरी लूप ऑफ रेडियस आर। फिर हमने कहा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनेगा, तो E डॉट dl इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द लूप। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है एरिया इंटू dB बाई dt। यह हमें ऑलरेडी सॉल्व करना आता है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E मान लिया, यहां पर भी E मान लिया, यहां पर भी E मान लिया, सब जगह सेम क्यों माना है? क्योंकि आर रेडियस का सर्कुलर लूप लिया है और सर्कल का सेंटर से डिस्टेंस हर जगह बराबर है, तो सब जगह रेडियस आर है। इसका मतलब है हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम लेना पड़ेगा, E इंटू 2 पाई आर। इस पूरे लूप का लेंथ 2 पाई आर है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो E इंटू 2 पाई आर इज पाई आर स्क्वायर dV बाई dt। इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आया R बाई 2 dB बाई dt। ये जो फील्ड का डायरेक्शन है ये टेंजेंशियल है, इसको आप याद कर लीजिए। हाँ, यहां पे क्लोज्ड इंटीग्रल 0 नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये पुराने वाले नेचर से मैच नहीं कर रहा। E डॉट dl वैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता था, क्लोज लूप के लिए उसका आंसर 0 होता था। तो ये वाला जो किरचॉफ्स लॉ था पहले जो पढ़ते थे वो कंजर्वेटिव फील्ड का लॉ था, वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। हमने लिखा भी था जब किरचॉफ्स लॉ लिख रहे थे कि क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 है क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है। सर कौन सी कंजर्वेटिव फील्ड है? वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी वो बैटरी की वजह से बन रही थी, और बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के हिसाब से, और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बन रहे थे चार्ज के सेपरेशन से। तो चार्ज से जो फील्ड जनरेट हो रही है, यानी कि जैसे कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V बाई आर, सॉरी Q बाई C लिख रहे थे, याद है आपको? Q बाई C। तो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसमें एक प्लेट पॉजिटिव था, एक प्लेट नेगेटिव था, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसका पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C था। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को पुराने नेचर से अलग मानोगे तब E डॉट dl का वैल्यू 0 नहीं है इस सवाल में। इसको याद कर लेना है। ये डेराइव कर दिया मैंने। किसको डेराइव कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये आंसर आया स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर का, याद कर लो, याद कर लो। अब डायरेक्शन कैसे निकाले इसका? अगर मान लीजिए इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मान लो इनटू द प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड मान लो इंक्रीज हो रहा है, और लूप हमने बनाया तो लूप में करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको किसी भी रेडियस पे जाके एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। तो अगर मैं पूछता हूं नीचे वाले पॉइंट पर, सेंटर से नीचे वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो आपने बोल दिया राइट की तरफ है। राइट वाले पॉइंट पर ऊपर की तरफ है, ऊपर वाले पॉइंट पर लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट वाले पॉइंट पर नीचे की तरफ है। ये जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और किसी जगह पर भी ऐसा ही टेंजेंट ड्रॉ करना है जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट से मैच करे। तो हमने बोला ड्रॉ टेंजेंट, टेंजेंट मतलब परपेंडिकुलर टू रेडियस along possible induced current। बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 है। देखो मैंने क्या बोला, सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो बाहर की जगह का मैग्नेटिक फील्ड अभी 0 लिखा है।
ये अभी हमने अंदर की जगह पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, अब हम बाहर की जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो दो तरीके हैं, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी बदल रहा है, तो उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या होगा, उस रीजन के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या होगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे सिलेंडर में जब हम करंट फ्लो कराते थे तो अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनता था और बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड बनता था, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता था, और करंट चेंज होने से यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो आपको बिल्कुल सिमिलर केसेस दिखेंगे। देखो करंट सीधा चल रहा है, करंट सीधा चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कल है, मैग्नेटिक फील्ड सीधा चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कल बन रहे हैं। यहां पे अंदर सर्कल बन रहा है, R/2 dB/dt। या R/2 dB/dt में ये R/2 का टर्म हमेशा आता है सिलेंडर के केस में। अगर अंदर का पिक्चर यूनिफॉर्म हो तो हमेशा अंदर R/2 आता है। जैसे जब यूनिफॉर्म डेंसिटी के सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे चार्ज की वजह से, तो आंसर आता था ρr/2 एप्सिलॉन नॉट, R/2 ρr/2 एप्सिलॉन नॉट। और जब हम करंट डेंसिटी J, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी J की वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे तो आता था μ0r/2, μ0jr/2, μ0jr/2। आपकी मीटिंग में क्या हुआ, एक सवाल पूछ रहे हैं, मीटिंग भाई कल है, कल 1 तारीख है ना, कल है, कल टुमारो देयर इज अ मीटिंग, तो कल शायद क्लास नहीं होगी मेरी, देयर विल नॉट बी, आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर द मीटिंग, टुमारो देयर वोंट बी एनी क्लास, आई थिंक देयर विल नॉट बी एनी क्लास। चलिए एक केस और करते हैं, ये वो जगह है जहां मैग्नेटिक फील्ड है और ये बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहां मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा है। हमने बोला इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आपको जितने डिस्टेंस पे पूछा उतने ही रेडियस का आपने एक सर्कल बना लिया। ये हमने बोला इमेजिनरी, ये जैसे एम्पियर बनाते थे ना, इमेजिनरी सर्कल, सर्कुलर लूप। अब मैंने उसके लिए, इस लूप के लिए हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा क्योंकि हर जगह का रेडियस एक जैसा है, ई ले लिया। तो E.dl इक्वल टू टोटल πr² dB/dt। बट अब की मैंने देखो यहां पे रेडियस r है और हमें पता लगाना है यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, लेकिन जो फ्लक्स पास हो रहा है वो केवल अंदर के सिलेंडर से ही पास हो रहा है। तो जब बाहर जाते हैं, आपको ये ऐसा याद होगा जब हम करंट एनक्लोज निकालते थे या चार्ज एनक्लोज गॉस लॉ में निकालते थे, तो जिस जगह का चार्ज होता था, जैसे स्फीयर से बाहर चले गए तो केवल स्फीयर का सारा चार्ज एनक्लोज लेना पड़ेगा। ऐसे ही यहां पे जो रीजन है कैपिटल R रेडियस का, उसके अंदर तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसके बाहर नहीं। तो कहां तक का एरिया ही लिया है, कैपिटल R का। इसको लिखा E इंटू 2πr। आप इसको एम्पियर्स लॉ से जरा कंपेयर करना, आपको सेम एग्जैक्ट सेम रिजल्ट होते दिखाई देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आया R²/2r dB/dt। ये आंसर याद रखना है आउटसाइड के केस के लिए, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। डायरेक्शन टेंजेंट ही रहेगा, यानी परपेंडिकुलर टू रेडियस along induced current। along induced current। ये दोनों रिजल्ट बच्चों याद रखना है आपको,
इलेक्ट्रिक फील्ड है R/2 dB/dt। कहां? जब अंदर है, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैपिटल R²/2r dB/dt है। कहां? जब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। कैसे आया ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूले थे पुराने वाले वही लिखने हैं, उसको E.dl क्लोज इंटीग्रेशन कर देना है, तो E का जो वैल्यू आएगा उसको आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए। इस हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अलग नाम है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक। ये रिजल्ट आप लोग पहली बार देख रहे हैं, बड़ी स्ट्रेंज बात है बच्चों, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 12th में भी होता है, ये अपने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ये रिजल्ट। मुझे मालूम नहीं आपने 12th कैसे पढ़ा, क्योंकि ये सब होते हैं रिजल्ट, ये सब एनसीईआरटी में दिए हैं। इसमें मैं एक ग्राफ बनाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड का वर्सेस रेडियस आर। तो आप कहेंगे जब हम सिलिंड्रिकल रीजन के अंदर हैं तो रेडियस आर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर का फंक्शन के साथ बढ़ रही है, और फिर यहां मैक्सिमम होके 1/r के साथ डिक्रीज। ये प्रोपोर्शनल टू r है, ये प्रोपोर्शनल टू 1/r है। आपको थोड़ा दिमाग लगाओ, ये रिजल्ट इस तरह का ग्राफ आपको बहुत बार देखने को मिला है। लॉन्ग सिलेंडर है, फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट, जैसे लॉन्ग सोलेनॉइड होता वैसा ही है ये फील्ड। ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग सोलेनॉइड है वैसा है ये। हाँ जी, आज शाम को फ्लाइट से जाएंगे, कल आज रात में पहुंच जाएंगे, कल मीटिंग करेंगे, कल शाम को वहां से चलेंगे, नहीं तो परसों सुबह चलेंगे फिर वापस, ऐसा है। कल सुबह कोविड टेस्ट कराया, वो रात में नेगेटिव आया, फिर रात में टिकट बुक करा। नेगेटिव आया तो इसलिए करा, पॉजिटिव रहता तो नहीं करते। बट पिछला एक वीक पहले तो पॉजिटिव था। हाँ, टॉप व्यू है। एक दो सवाल देख लेते हैं। देखो ये जेई में पूछा गया सवाल है, जरा पढ़ के देखो क्या लिखा है। यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड BT exists in circular region of radius A. It is directed into plane of paper as shown. The magnitude of induced electric field at point P, यहां पे point P है, at distance r from the center of circular region। ये जो रीजन है ये तो बाहर हो गया, यानी स्मॉल r ग्रेटर देन a है, तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का चलेगा A²/2r dB/dt। शायद ये कोई समझ पाया होगा, इस रीजन का रेडियस a दिया है और हमें इससे बाहर पूछोगे तो नीचे स्मॉल r, ऊपर जो रेडियस ऑफ द रीजन है वो आ जाएगा। पूरे कहां से क्लास ले रहे हैं? अरे ये तो मेरा अपना चलता फिरता स्टूडियो है, इसको कहता हूं मैं भिलाई, बम्बल बी स्कूल के बिल्डिंग से क्लास ले रहे हैं। फैजल सर हमारे बचपन के दोस्त थे, बचपन के 20 साल से दोस्ती, जितनी आपकी उम्र है इतने पुराने दोस्त। क्या ये ऐसा लग रहा है 1/r का फंक्शन है? संडे टेस्ट का सिलेबस बताइए। संडे टेस्ट का सिलेबस अभी हमने कंफर्म किया नहीं है, अभी पूछेंगे वो लोग फोन करके मुझसे, टेक टीम वाले, कि क्या सिलेबस है, तो आप लोग जो कहेंगे वही सिलेबस डाल दूंगा मैं, पुराने चैप्टर भी डाल दूंगा, थर्मो हीट वाला भी डाल देंगे, पुराने भी डाल देंगे, मतलब 4-5 चैप्टर का तो लगा ही देता हूं, जैसे कि SHM, वेव, थर्मो, हीट एंड थर्मो, और SHM, वेव, हीट एंड थर्मो, फिर कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड DMI।
अगर इसमें डायरेक्शन पूछा होता तो ये दिया होता मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज को सपोर्ट करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए हमें इनटू द प्लेन बनानी पड़ती मैग्नेटिक फील्ड। मान लो दिया होता कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, मैंने बोला मान लो दिया होता कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज को बढ़ाने के लिए इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड बनानी होती, तो आप इनटू द प्लेन हाथ रखते तो ये हाथ फिंगर घूमती क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूमती तो यहां पे एक टेंजेंट यानी रेडियस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और उसका सेंस क्लॉकवाइज सेंस से मिलता हुआ होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए एक सवाल और करते हैं। ये भी सवाल बड़ा फेमस है, ये आ सकता है, ये मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है ना। ये एडवांस में आ चुका है, मेंस में अभी तक नहीं आया, बट ये आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है। अ थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास m carrying charge q can rotate freely about its axis at t equal to 0. The ring is at rest and no magnetic field was present. And then suddenly a magnetic field B was set perpendicular to the plane. यहां पे एक टेबल पे, मान लो स्मूथ टेबल पे एक रिंग रखी है और इस रिंग के ऊपर चार्ज Q ऐसे फैला हुआ है, पूरा यूनिफॉर्म चार्ज है और इसका मास m रेडियस r भी दिया हुआ है। यहां पे मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, पहले मैग्नेटिक फील्ड 0 था, फिर अचानक B हो गया, तो हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड 0 से बदल के B हो जाए, सडनली हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया। कितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया? 0 से बदल के B हो गया, B माइनस 0, इतना चेंज हो गया। मान लीजिए इसमें टाइम लगा डेल्टा टी, डेल्टा टी इज टाइम टेकन, मान लो, तो हम कहेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज डेल्टा बी बाई डेल्टा टी हो जाएगा डीबी बाई डी टी। हमने ऐसे मान लिया है डीबी बाई डी टी, इतना टाइम डेल्टा टी लगा, ऐसा दिया नहीं है, मैंने मान लिया है कि डी टी डेल्टा टी टाइम लगा, तो डीबी बाई डी टी का वैल्यू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी लिख दिया। अब यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है उसका रेडियस आर के अंदर जो फ्लक्स है, तो हम लोग बोलेंगे जो फ्लक्स चेंज हुआ वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, या हम डायरेक्टली लिख देते हैं, हमको क्या मतलब इससे। तो हमने कहा जब मैग्नेटिक फील्ड बदलता है टाइम के साथ, वेरीज विद टाइम, पहले मैग्नेटिक फील्ड 0 था, बाद में B हो गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड बदल गया। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद टाइम, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जिसका वैल्यू R/2 dB/dt होता है। तो इस सर्कल के रेडियस R के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा R/2 dB/, हर पॉइंट पर जनरेट होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो ऐसे टेंजेंशियल बनेगा, हर जगह ऐसे टेंजेंशियल बनेगा। ये पूरा क्लोज लूप बनाएगा लेकिन हर जगह टेंजेंट 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 बना दिया मैंने। तो हमने बोला ये टेंजेंशियल है और क्लॉकवाइज टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फोर्स ऑन एनी चार्ज dq इस dq इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड R/2 dB/dt बना, उसका फोर्स हो गया dq इंटू ई। टॉर्क ऑफ ईच फोर्स अबाउट सेंटर इज dq इंटू ई इंटू आर। देखो यहां पे अगर एक dq इंटू ई, यहां पे dq चार्ज मैंने ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड E बन गया, तो फोर्स लगा dq इंटू ई। यहां पर भी एक चार्ज होगा जो बिल्कुल इसके डायमेट्रिकली अपोजिट होगा, उस पर फोर्स लग रहा होगा dq इंटू ई, और ये दोनों फोर्स एग्जैक्टली अपोजिट होंगे, इधर का टेंजेंट इधर का टेंजेंट आपस में अपोजिट होगा, तो सारे फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन सबका टॉर्क देखोगे तो एक ही सेंस में जनरेट हो रहा है, क्योंकि क्लोज लूप बन रहा है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल क्लोज लूप बनेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, लल्लू राम देखो ना, रितेश
अगर अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो हमें बाहर बनाने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स को बाहर बनाना पड़ेगा, बाहर बनाने के लिए अपोज करना पड़ेगा तो बाहर बनेगा, बाहर बनाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब ये पूरे चार्ज पर एंटी क्लॉकवाइज लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पूरे चार्ज को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी लगा देगा, तो टॉर्क लगा देगा तो ये सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। टोटल टॉर्क लें तो डी क्यू ई तो सबका सेम है, आर भी सबका सेम है, डी क्यू सबका ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू ई आर। क्यू की जगह लिख दिया क्यू, आर की जगह आर और ई की जगह लिख दिया आर बाई टू डीबी बाई डी टी। ये आ गया टॉर्क। पूछा है एंगुलर वेलोसिटी बताओ, तो टॉर्क को अगर टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दे तो आता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, फाइनल आई। टॉर्क को dt से मल्टीप्लाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते, तो टॉर्क dt की जगह लिख दिया क्यू आर स्क्वायर बाई टू dv बाई dt इंटू dt। dt से dt हटा दिया और ये बन गया आई ओमेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर, db की जगह लिख दिया b, देखो db की जगह लिख दिया b माइनस 0 अपॉन 2 और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है एम आर स्क्वायर। आंसर आ जाएगा। मोहित दुबे, आर ग्रेटर देन आर, स्मॉल आर तो वैसे कुछ इसमें दिया नहीं है, रिंग का रेडियस कैपिटल आर ले लिया मैंने और मैग्नेटिक फील्ड सब जगह प्रेजेंट है। आप ये नहीं कहना सर इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड सब जगह, सब जगह मतलब मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस इनफाइनाइट है, यानी कोई भी सर्कल ले रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। इसका मतलब है यहां पे हर किसी भी रेडियस का रिंग लेंगे तो आर बाई टू डीबी बाई डी टी इनसाइड वाला रिजल्ट ही लिखना पड़ेगा। फिर से मैंने बताया, अगर किसी सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर एक सर्कुलर कॉइल लगाएंगे तो उसी सर्कुलर कॉइल के रेडियस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करोगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी कैपिटल आर रेडियस के अंदर है और बाहर का सर्कुलर कॉइल लगाया तो कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2r, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। यहां पे सर्कुलर कॉइल का रेडियस r है, जबकि इस मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस पूरा दुनिया है, तो ये सर्कुलर कॉइल अंदर है मैग्नेटिक फील्ड के, आर बाई टू डीबी बाई डी टी ले लिया। आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल। हाँ, रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन अगर अंदर का रिजल्ट है, यही रिजल्ट बाहर के किसी कॉइल के लिए भी लगाया जा सकता था, लेकिन वहां पे फिर आर स्क्वायर बाई 2r यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के रीजन का ए स्क्वायर बाई 2 ऑफ dq into e. Force on any charge dq is dq into e. Torque on each, torque of each force. ये जो फोर्स बन गया ये सेंटर से r डिस्टेंस पे है, तो किसी dq into e का डिस्टेंस r हो सेंटर से, तो टॉर्क बनेगा dq into e into r। एक टॉर्क आ गया, ऐसे ही सारे टॉर्क को ऐड कर देंगे, टोटल टॉर्क आ जाएगा। टोटल टॉर्क लिख दिया और टॉर्क को dt से मल्टीप्लाई कर, मतलब यही वाला dt ऊपर चला जाएगा, या टॉर्क के रिजल्ट को यहां पे लिख दीजिए, dt से dt काट दीजिए, तो dB के हिसाब से आई ओमेगा आ जाएगा। इफ्तिकार अंसारी कह रहे हैं कि टॉर्क dq इंटू ई इंटू 2r होना चाहिए। मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अगर किसी रिंग पे यहां पे चार्ज dq है तो, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इस पे सेंटर के अबाउट टॉर्क कितना लगेगा। आप कहेंगे जी सेंटर से ये डिस्टेंस आ रहे हैं, व्हाट इज टॉर्क ऑफ दिस फोर्स, dq e इंटू आर। आप कहेंगे सर इसका भी तो टॉर्क लेना पड़ेगा, इसको क्यों नहीं लिया। हम तो अगर इन दोनों के पेयर के को एक टॉर्क लेंगे बच्चों,
तो फिर मुझे आधा रिंग ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दो को एक टॉर्क में मिला दिया और फिर पूरा रिंग इंटीग्रेट कर दिया, तब तो हर चार्ज 2 बार मैंने यूज कर लिया। थोड़ा अकल लगाओ। तो मैंने एक ही चार्ज के टॉर्क को लिया, दूसरे को नहीं लिया है इसके साथ पेयर। आप कह रहे सर पेयर ले लो, अगर पेयर लेंगे तो केवल अपर हाफ ऑफ रिंग ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर यहां पे 2dq इंटू ई इंटू आर करेंगे तो केवल इतना ही तो लेंगे चार्ज यार, उसका पेयर तो अपने आप सबका पेयर हम चला रहे होंगे ना भाई। थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर अपर हाफ को ही इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन 0 से q/2 करेंगे तो 2qe(r) ऐसे हो जाएगा, तो ये qe(r) हो जाएगा। इसमें जो डेल्टा बी है वही डीबी है। देखो यहां इंटीग्रेशन डीबी हुआ, अगर मैं इनिशियल वैल्यू 0 और फाइनल वैल्यू बी लिखूं तो इंटीग्रेशन डीबी ही डेल्टा बी हो जाएगा। डेल्टा बी मतलब b-0 हो जाएगा। यहां पे रख देंगे, ऐसा नहीं कहना सर ये तो डीबी है, आपने फिर b-0 कैसे लिखा? अबे इंटीग्रेशन भी तो हो रहा है, लल्लू हो गया। नॉन कंडक्टिंग रिंग का क्या सिग्निफिकेंस है? व्हाई डिड वी टेक नॉन कंडक्टिंग रिंग? बच्चों नॉन कंडक्टिंग रिंग है इसलिए चार्ज मूव नहीं कर सकता, तो टॉर्क लगाने पर पूरा रिंग मूव कर रहा है। अगर ये कंडक्टिंग होता तो इसके अंदर जो चार्ज होते केवल वही चल रहे होते। यानी अगर कंडक्टर रिंग रखोगे तो करंट फ्लो होता है, रिंग नहीं घूमता, करंट फ्लो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग को नहीं जानता, वो अंदर के इलेक्ट्रॉन को जानता है। लेकिन क्योंकि यह नॉन कंडक्टर है, इसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, तो पूरा चार्ज समेत सिस्टम को रोटेट कर रहा है, चार्ज समेत सिस्टम को। चलिए, this field cannot represent gravitation field, it cannot represent electrostatic field, it is not electrostatic field, it is magnetic field and induced electric field। समझ गए क्या? बोलिए, क्या ये सवाल मैंने अभी अभी आपको बोला था, ऐसा सवाल आया है? सर्कल बड़ा है और आपको पूछा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड, आपको दोनों बोलना है। सर्कल बना के कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड, दोनों बोलना है, आधा नहीं बोलना। अब इस चैप्टर की अगली पंक्तियां स्टार्ट करता हूं। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन यही आपको चाहिए लाइफ में, सेल्फ इंडक्शन। अगर आपके अंदर अपना सेल्फ इंडक्शन जाग गया तो फिर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन मतलब फ्लक्स पासिंग थ्रू a coil is proportional to its own current। इसका क्या लॉजिक है? मैंने एक कॉइल लिया, उसमें करंट आई फ्लो कराया, मैंने बोला ये कॉइल में करंट आई फ्लो कराएंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी ड्यू टू इट्स ओन करंट है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके सर्कल के एरिया के अंदर से भी पास कर रहा है, तो एरिया जो है इट्स ओन एरिया है। फिर मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड को मान लो एरिया के साथ सॉल्व करा और B.ds कैलकुलेट करा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। लेकिन ये मैग्नेटिक फ्लक्स में भी ये भी इट्स ओन है, ये भी इट्स ओन है, एरिया भी इसी कॉइल का है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी कॉइल के करंट से बन रही है। इसको सबको सॉल्व करेंगे तो ये पूरी कहानी प्रोपोर्शनल टू करंट आई आ जाएगी, जो करंट आई हमने फ्लो किया। क्यों? क्योंकि वही करंट आई बना रहा है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट आई को डबल कर दें तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा। एरिया इस खुद के कॉइल का है तो एरिया में तो कोई चेंज नहीं आएगा,
तो जितना मैग्नेटिक फील्ड पहले बन रहा था उससे डबल बनने लगेगा, तो फ्लक्स भी डबल बनने लगेगा क्योंकि एरिया फिक्स है। अगर इसमें करंट ट्रिपल कर दे तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा था वो ट्रिपल बनने लगेगा, पहले से ज्यादा बनेगा, तो फ्लक्स भी उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने बोला जरूर इसमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा सकते हैं। इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को सेल्फ इंडक्टेंस बोल रहे हैं। ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये कांस्टेंट की तरह हो गया फ्लक्स और करंट को आपस में रिलेट करने के लिए, और वो एक दिन निकालेंगे, सालों साल वही सेल्फ इंडक्टेंस चलेगा। तो ये कैपेसिटर की तरह हो गया। जैसे कैपेसिटर को वोल्टेज दोगे तो उसके पास चार्ज आएगा, कैपेसिटर को चार्ज दोगे तो उसके पास वोल्टेज आएगा। चार्ज और वोल्टेज आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन उसके बीच में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो कैपेसिटर की अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगा। अगर तुम चार्ज नहीं दोगे तो वोल्टेज नहीं होगा, अगर तुम वोल्टेज नहीं दोगे तो चार्ज नहीं होगा। लेकिन कैपेसिटेंस एक बार सॉल्व कर दिया तो शेप और साइज चेंज होने तक कैपेसिटेंस वही रहेगा। तो यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस भी वैसी ही चीज है, सेल्फ इंडक्टेंस बोल रहे हैं। आगे चल के सेल्फ वाला वर्ड म्यूट हो जाएगा, इंडक्टेंस बोलेंगे इसको। एल इंडक्टेंस है और इसका डिपेंड्स ऑन शेप, साइज एंड सराउंडिंग मीडियम। यानी अगर मीडियम चेंज कर दे ना तो फील्ड लाइन बदलती है, जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल ज्यादा फील्ड लाइन बना देते हैं। फ्लक्स हो गया। तो जैसे किसी दिन हमने क्या किया, किसी मान लीजिए मैजिकल इंस्ट्रूमेंट से मैंने बोला इसमें करंट 2 एम्पियर भेजा और फ्लक्स चेंज किया तो 200 आ रहा था। तो आपने कहा अच्छा, मतलब 2 अगर करंट है और 200 फ्लक्स है, तो एक दिन हमने कैलकुलेट करा इसका सेल्फ इंडक्टेंस आ गया 100। तो जब मैं 3 एम्पियर करंट भेजूंगा तो फ्लक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस उस दिन भी 100 होगा, तो फ्लक्स बदल के 300 हो जाएगा। अगर मैं 4 एम्पियर करंट भेजूंगा तो फ्लक्स 400 हो जाएगा। अगर किसी दिन मुझे फ्लक्स 600 दिख रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट मुझे 6 एम्पियर होगा, यह पता चल जाएगा। तो फ्लक्स पता है, करंट निकल आएगा, करंट पता है, फ्लक्स निकल आएगा। सेल्फ इंडक्टेंस एक दिन निकाला कॉइल का, तो फिर सेल्फ इंडक्टेंस तब तक चेंज नहीं होता जब तक कॉइल में या तो उसका शेप, यानी कि जैसा शेप है उसको डिस्टॉर्ट कर दिया तो अलग हो जाएगा, साइज या तो इसको छोटा बड़ा कर दिया, या सराउंडिंग मीडियम मतलब इसके अंदर आयरन भर दिया या कोई कोबाल्ट भर दिया या कोई और मीडियम भर दिया तो बदलता है। तो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस की तरह है, लेकिन प्रॉपर्टी में कैपेसिटर से ज्यादा मिलता है, क्योंकि कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता था, ये ऑब्जेक्ट भी एनर्जी स्टोर करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करेगा, और ये बिल्कुल कैपेसिटर की तरह काफी कुछ मिलता होगा, बस वो मैग्नेटिज्म के हिसाब से काम करेगा। तो Q इज इक्वल टू CV, फ्लक्स इक्वल टू LI, बिल्कुल वही रिलेशन है। एक दिन चार्ज और वोल्टेज का रेशियो पता लगाया, उससे जो आंसर आया वो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। अब अलग अलग समय पर सेल्फ इंडक्टेंस वही रहेगा, करंट बदलोगे तो फ्लक्स बदल जाएगा, करंट डिक्रीज करोगे फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस एक बार एक कॉइल का जो आ गया वो आ गया। आपको याद होगा कि कुछ कैपेसिटर्स होते थे, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, इनके कैपेसिटेंस हम सॉल्व करने के फॉर्मूले बनाते थे। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैपेसिटर्स हो सकते हैं, इनफैक्ट कोई भी कंडक्टर एक कैपेसिटर हो सकता है, उसको फिर हर कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का वैल्यू अगर दिया होता तो ये नहीं पूछते थे ये पैरेलल वाला है ये स्फेरिकल वाला है। वैसे ही हर कॉइल एक इंडक्टर है, लेकिन कुछ ऐसे इंडक्टर है जिनका हम इंडक्टेंस निकालना जानते हैं, जैसे सोलेनॉइड, टॉरॉइड, सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड, इनका हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालना जानते हैं, इनका वैल्यू हमें याद रखना है। उसके अलावा कोई भी कॉइल होगा, हमको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना नहीं आता, लेकिन उसका कुछ ना कुछ सेल्फ इंडक्टेंस होगा, वो क्वेश्चंस में गिवन होगा, उसको वैसे ही ले लेना है और सॉल्व करना है। उसमें फिर अपनी कानून नहीं लगाने की, सर ये कहां से आया, ये कहां से आया, हमको कैसे पता, हम नहीं मानेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड,
सोलेनॉइड एक वायर को सिलेंडर पे लपेट के बनाया, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसका लेंथ एल है। तो हमने कहा फ्लक्स होता होगा एरिया इंटू म्यू नॉट एन आई, ये हुआ एक टर्न का। अब इस एक, जैसे यहां से मान लो 25 फील्ड लाइन पास कर रही हैं, तो एक कॉइल का तुमने फ्लक्स बोल दिया 25। मान लो ऐसे लल्लू हो तुम और जितनी फील्ड लाइन होती है उसी को फ्लक्स बोलते हो, वैसा वैसा होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए इससे 25 लाइन पास हो रही है, तो तुमने बोला इस कॉइल का फ्लक्स 25 है, तो वही फील्ड लाइन 25 इससे भी पास हो रही होंगी, तो आप कहेंगे इसका भी फ्लक्स 25 है, फिर इसका भी 25, इसका भी 25, इसका भी 25, तो पूरे कॉइल के कलेक्टिव फ्लक्स का वैल्यू हर उसमें से हर कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स को ऐड करना। तो टोटल फ्लक्स अगर निकालेंगे तो मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, म्यू नॉट एन आई इंटू ए, तो आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू आई। अब आपने देखा कि फ्लक्स का वैल्यू करंट के प्रोपोर्शनल है, तो सेल्फ इंडक्टेंस, इसको ना स्मॉल एल लिख देता हूं, तो भी यहां स्मॉल एल कर देता हूं, तो सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल हो गया, ए इंटू एल को वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ये आ गया किसका, सोलेनॉइड का। अविंदर शर्मा कह रहे हैं आपने प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैटर नहीं कराया। बिल्कुल नहीं कराया, मैंने उसके लिए अलग से आपको थ्योरी भेजा और बोला उसको एक बार पढ़ लो, उसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। वैसे उसमें ना पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, उसको आपको प्रॉपर्टी पढ़ के एक बार समझ लेनी है। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जैसे डायामैग्नेटिक मटेरियल दुनिया में हर एक होता है, हर मटेरियल डायामैग्नेटिक है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल अनकैंसल्ड यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के एक्स्ट्रा डाइपोल मोमेंट से बनते हैं। तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन घूमता है, उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन से एटम के अंदर एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है। लेकिन क्या होते हैं, पेयर वाले पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके स्पिन अपोजिट में होते हैं, जिसकी वजह से उनका डाइपोल मोमेंट कटता जाता है। यानी एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दोनों के डाइपोल मोमेंट आपस में कट जाएंगे। लेकिन किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है, उसमें डाइपोल मोमेंट आखिरी एक इलेक्ट्रॉन का कटता नहीं है। तो ऐसे एटम को बोलते हैं ये एटम मैग्नेटिक मोमेंट वाला एटम है, इस एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं है। तो सोचिए किसी एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट बहुत छोटा है, 0.1 है मान लो, कोई बहुत ही छोटे यूनिट में सोच लो, लेकिन ऐसे किसी मटेरियल में 100 एटम हो, 1000 हो, 50,000 एटम हो, तो सब छोटे 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 डाइपोल मिलके एक बड़ा डाइपोल बना देंगे। तो आयरन और कोई भी पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हर एटम के पास एक छोटा डाइपोल होता है, उसके इलेक्ट्रॉन का नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होता। डायमैग्नेटिक मटेरियल में टोटल डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है, बस यही अंतर है। तो आप उसको पढ़ना ना भाई। सोलेनॉइड का म्यू नॉट एन स्क्वायर हमेशा याद रखना, सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। कोई कहता है यार नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए तो 4 टाइम्स कर देना। आज का क्लास में थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, आसान नहीं है वैसे, लेकिन ये वाला पार्ट सिंपल है। नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोलेनॉइड लिखा है, वॉल्यूम लिखा है, वॉल्यूम वॉल्यूम ये टॉपिक आपको एचसीवी से भी पढ़ना पड़ेगा और ये एनसीईआरटी से भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे मुझे ये कहते हैं कि ये टॉपिक सर हमको किताब से पढ़ना पड़ेगा, वो निरे लल्लू हैं। क्यों? क्योंकि ये अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये आपको तब पढ़ना था जब आपने चैप्टर स्टार्ट किया था। जब चैप्टर स्टार्ट किया था, जब मैंने बोला था 3 हिस्से इस चैप्टर के, पहले हिस्से में हम
केवल फैराडे लॉ और लेंज लॉ कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हम मोशनल ईएमएफ वाले केसेस करेंगे और थर्ड पार्ट में हम सेल्फ इंडक्टेंस और एलआर सर्किट करेंगे। तो आप अगर ये पढ़े होते, ये वाला, ये आप एक बार पढ़ के आते ना क्लास में, आपको 1 सेकंड में सब कुछ समझ में आ जाता। लेकिन आप लोग अभी वेट करते हो कि टीचर जो पढ़ाएगा उसमें कोई चीज अगर नहीं समझ में आई तो फाइट मारेंगे, अगर सब समझ में आ गई तो ये टीचर का काम है फाइट मारना, हम नहीं मारेंगे। तो जब ऐसे लल्लू टाइप बातें तुम लोग करते हो तब मुझे अजीब लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। ये एक टोरॉइड ले रहे हैं, इस टोरॉइड को थोड़ा पहचानना। अरे दीवानो इसे पहचानो, तरारारा। कोई भी टोरॉइड में ऐसे होता है, वायर ऐसे लपेट दिया, पूरे टोरॉइड में ऐसा वायर लपेटा हुआ है। अगर इस टोरॉइड को ऐसे कट कर दूं मैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये एक डोनट है जिसको थोड़ा सा ऐसे कट कर दिया। इसमें एक ऐसा खुलता हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपको दिखाई देने लगेगा। शायद किसी को समझ में आ जाए ये बात। मैंने इस टोरॉइड को ऐसा कट कर दिया, तो फिर इस टोरॉइड में एक ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स तो आपको दिख ही रहे एन, हर टर्न में करंट आई है। टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये एक्सिस ऑफ टोरॉइड है, यहां से आर रेडियस पे गए और मैंने एक, ये ऐसे कर देते हैं, टोरॉइड का इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है और उसका हाइट एच है। क्या है? फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड। तीन चीजें दी हैं, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी और हाइट एच। हमने कहा जब ए से बी के बीच में चलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड का म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड। ये हमने डिराइव किया हुआ है। यहां पे एक पतला सा एरिया मैंने बनाया, इस एरिया का वैल्यू है एच डी आर। देखो ध्यान से, यहां से एक्सिस से आर रेडियस पे गए और एक पतला सा टुकड़ा कट कर लिया, लेकिन टोरॉइड के क्रॉस सेक्शन में उसका हाइट एच है और ये पतला सा थिकनेस हमने जो लिया वो डी आर है। तो ये जो पतला सा स्ट्रिप आ गया, ये वैसे तो रेडियस आर पे है लेकिन इसका एरिया हो गया हाइट एच, थिकनेस डी आर, एच डी आर। तो मैंने फ्लक्स निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को एरिया के साथ इंटीग्रेट कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर और एच डी आर से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिया ए से बी तक। फ्लक्स जब आ जाए तो एक कॉइल के फ्लक्स में से नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फ्लक्स बन जाएगा। तो टोटल फ्लक्स हो गया म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई एच एल एन बी बाई ए। ये जो फ्लक्स है टोटल, ये आई करंट पे डिपेंड करेगा। इसको नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर दिया और नंबर ऑफ टर्न्स यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया और 10 आई, 2 बार नंबर ऑफ टर्न्स। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एच बाई 2 पाई एल एन बी बाई ए। सेल्फ इंडक्टेंस। हाँ, आज का डायग्राम भी अच्छा बना है। 3 डायमेंशनल डायग्राम में मैं बहुत अच्छा बना रहा हूँ आजकल। मुझे लग रहा है मुझे इस अपने हुनर पे ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए।
देखो मैं फिर से कोशिश करता हूं। एक टॉरॉइड एक टायर की तरह होता है और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गोल गोल घूमते हैं। अगर टॉरॉइड के अंदर, टॉरॉइड में ऐसे करंट फ्लो कराओगे तो इसके अंदर अपने आप ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कल में घूमता रहेगा ऐसे, मतलब यहां से एंटर करेगी लाइन, पूरे रास्ते घूम के यहां पे वापस जुड़ जाएगी। तो टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ट्रैवल करती रहती है। अब टॉरॉइड के अंदर जो फ्लक्स है वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना होगा, तो मैंने टॉरॉइड को ऐसे कट करके देखा तो एक ऐसे खिड़की जैसी दिख रही है। इस खिड़की को ध्यान से देखो तो टॉरॉइड की हाइट ही इस खिड़की की हाइट है, जबकि टॉरॉइड का इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी है, मतलब इसकी विंडो का ये जो थिकनेस है ये बी माइनस ए हो गया और हाइट एच हो गया। इसके अंदर से फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस होते हुए आपको दिखेगी, बाहर आते हुए दिखेगी। अगर किसी विंडो को ऐसे देखोगे तो यहां से फील्ड लाइन बाहर आ रही है और ऐसे एंटर करके पूरे में घूम रही है फील्ड। तो मैंने सोचा इस जगह पे कितनी फील्ड लाइन है, अगर इस टॉरॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता तो इसके एरिया से मल्टीप्लाई करते कहानी खत्म हो जाती। लेकिन मैंने देखा कि या एक्सिस से अगर आर रेडियस पे जाते हैं तो टॉरॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई बाई 2πr होता है। इसको आप पहले देखना, हमने जहां पे टॉरॉइड डेराइव किया वहां पे म्यू नॉट एन आई बाई 2πr लिखा है, आप एक बार चेक करना। मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा है ये हमने जब एम्पियर्स लॉ पढ़ाया था। तो मैग्नेटिक फील्ड रेडियस आर के साथ बदल रहा है, इसका मतलब है इस पूरे विंडो पे यूनिफॉर्म नहीं है तो सीधा एरिया से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जबकि पिछली बार जब हम मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे थे तो ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो सीधा एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये तो डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रहा, ये हाइट और पोजीशन के साथ भी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन टॉरॉइड में रेडियस के साथ अलग अलग रेडियस पे अलग अलग है, इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, तो इसके बीच में कहीं पर भी जाओगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। इसलिए मैंने रेडियस आर पे जाके एक पतला डी आर का टुकड़ा लिया। तो आर पे डी आर का टुकड़ा लेंगे तो उस डी आर का थिकनेस एच, डी आर से एरिया बनेगा, एच उसका हाइट है और डी आर थिकनेस एच डी आर, उसको मैग्नेटिक फील्ड जो हमने ऑलरेडी करा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इस पतले से एरिया का फ्लक्स आ गया। बस इस एरिया में टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इस आर को मैं ए से बी तक इंटीग्रेट कर दूंगा, क्योंकि इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी, इतनी तो विंडो है, तो मैंने ए से बी तक इंटीग्रेट कर दिया। तो फिर टोटल फ्लक्स जो आया वो एक कॉइल का, एक राउंड का आया। ऐसे एन राउंड्स चल रहे हैं तो एन से और मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सॉल्व कर दिया। देखो आर्या अक्षय कह रहे हैं कि अगर मार्च में सिलेबस खत्म होगा तो हम रिवीजन कब करेंगे। गलत स्ट्रैटेजी है ये, रिवीजन हमेशा साथ के साथ चलना चाहिए। यानी अगर अभी रिवीजन स्टार्ट नहीं किया तो आप गलती कर रहे हैं। रिवीजन स्टार्ट्स टुडे। लेकिन सर अभी सारा समय तो निकल जाता है हमारा यही सब संभालने में। कोई बात नहीं, अगर 15 मिनट भी निकालोगे रिवीजन के लिए तो भी कुछ ना कुछ रिवाइज कर पाओगे। तो पर सब्जेक्ट 15-20 मिनट ही निकालो। सर हमारे पास तो कोई टाइम नहीं, कहां से निकाले, 1 घंटा कम सो, 20-20 मिनट तीनों सब्जेक्ट को दो। कम से कम 3 से 4 हफ्ते पहले का पढ़ना स्टार्ट करो। कौन सा वाला? 3-4 हफ्ते। किसी ने बोला सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ते हैं तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, याद नहीं आए, लेकिन ट्राई करना है। हर दिन 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कुछ ना कुछ रिवीजन के लिए जरूर देना। पर सब्जेक्ट 1 घंटा दोगे रिवीजन के लिए, बहुत बढ़िया। अगर नहीं दे पा रहे हो तो हाफ एन आवर दोगे, बहुत बढ़िया। अगर वो भी नहीं दे पा रहे हो तो 15-20 मिनट दोगे, बहुत बढ़िया। अगर वो भी नहीं दे पा रहे हो तो जीने का कोई हक नहीं है हमको। समय समाप्ति की घोषणा हो गई भाई। नमस्कार।